हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हर संडे को हमारी सीटेट एसएसटी का टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो चलिए आज का भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपनी स्कोर बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अगर आपने टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया तो कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी के कंटेंट को पढ़ने का, क्योंकि वो जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका यूज करने आपको आना चाहिए। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं और उसको किस स्ट्रैटेजी से हमें उसका आंसर निकालना है। ठीक है, सब कुछ मिक्स है, पैडागॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ है इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और 500 लाइक्स का टारगेट है, तो भाई जितने लोग वीडियो को देख रहे हो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और क्लासेस होती हैं हर दिन 1 बजे ही। टेलीग्राम पे इसका लिंक आपको सब कुछ PDF वगैरह मिल जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न है एजर्शन रीजन। आपको पता ही है कि एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहला ही है कि टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज, मतलब प्रारंभिक स्तर पर समाजीय विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है, सेंसिटाइज करता है चाइल्ड टू सोशल इशूज, बच्चों को संवेदनशील बनाता है सामाजिक मामलों में, और डेवलप्स इन हिम, और उनके अंदर जो है ये विकसित करता है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, मतलब जो भिन्नताएं हैं, जो समानताएं हैं, उसके जो भिन्नता है, जो विविधता है, उसके प्रति बच्चों को सम्मान विकसित करने में हेल्प करता है सोशल साइंस। तो ये बात तो दोनों की दोनों ही सही है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्री स्टेज पे इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि बच्चों को हम संवेदनशील बना सकें। तो रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये भी एजर्शन एंड रीजन। Many cases of farmers suicides have been reported from village in India। मतलब भारत के गांव से किसानों के कई, आपने देखा होगा जब फसल खराब हो जाती है, पैदावार नहीं होती है, तो आत्महत्या के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। फेल्योर ऑफ मानसून्स एंड इनएबिलिटी टू रीपे लोन्स लीड्स टू डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। तो मानसून का जो अभाव है, जो ऋण ना चुका पाने की जो क्षमता है, यही इसका एक मेन रीजन है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो आप भी जानते हैं कि दोनों की दोनों बातें सही हैं। हम पहले के साथ जाएंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब ये 63, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ डिटेल में चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब एक क्वेश्चन है, अब इसके नीचे ना 4 नहीं है, 4 ऑप्शन है, हाँ, ABCD, फिर नीचे से भी ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो जो चीज़ें डिटेल में आप पढ़े होंगे तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर विच एंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड इनेबल देम टू टेक अप जॉब, सपोर्ट फैमिली इनकम एंड इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। मतलब उन आप जो उपाय हैं उनकी पहचान करो जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उनको नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो आपको इन चारों में से उपाय की पहचान करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि आप प्रोवाइड कीजिए चाइल्ड केयर सेंटर्स, मतलब बालवाड़ियों का प्रावधान, जहां पर अगर कोई महिला है, उसका बच्चा है, तो उसको उसका केयर हो सके। ठीक है, दूसरा लिखा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सीटों का आरक्षण। आप मुझे बताओ, क्या ये सही हो सकता है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उपाय की, तो यहाँ पर आरक्षण की बात कहाँ से आ गई कि आप वो भी पार्लियामेंट में? ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक महिला को, अगर वो महिला सुरक्षित हो, नौकरी कर पाए, पारिवारिक आय में योगदान कर पाए, आत्मनिर्भर बन पाए, उसके लिए जरूरी क्या है कि उसको ये टेंशन ना रहे कि भाई घर जाने के बाद से मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका कौन ध्यान रखेगा। इसमें महिलाओं के सीटों का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स, ये ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है कि आप उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, मतलब इसका हम व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान कराएं ताकि उनको सेफ्टी फील हो, तो ये बात भी सही है। रात की बाली शिफ्ट के लिए लाने और ले जाने की सुविधा, आपको पता है कि रात में कितने क्राइम होते हैं, तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर नाइट शिफ्ट, अगर, क्योंकि कई बार ऐसे काम होते हैं कि आपको रात में भी जाना ही है, तो वो भी सेफ्टी होनी चाहिए। तो ACD, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पार्लियामेंट में ये नहीं होगा, AC और D होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो ये प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। देखो, इंक्वायरी अप्रोच क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद से आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जिसमें कि आपको ना एनकरेज, बच्चों को हम एनकरेज करें, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चों के अंदर इस तरीके का जो है हम अगर प्रोत्साहित करेंगे ना समस्या को सुलझाने की, तो इस तरीके से हम उनके अंदर इंक्वायरी अप्रोच को जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर
इस तरीके से बच्चों का क्या होगा कि वो गैदर इवेलुएट कर पाएंगे, जो भी एविडेंस होगा ना उसका वो मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो ये जो इंक्वायरी अप्रोच है, कौन से कथन पर इसमें से है जो कि परिप्रश्न मतलब इंक्वायरी अप्रोच के संबंध में सही है। तो पहला लिखा हुआ है कि ये एनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, ये एकदम सही है। इट हेल्प्स फाइंड वे टू गैदर एंड इवेलुएट एविडेंस, ये भी सही है कि यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। मान लीजिए आपको इंक्वायरी करनी है, आपने कुछ डेटा इकट्ठा किया, तो आप इससे क्या करेंगे, आप उसको इवेलुएट कर पाएंगे। टीचर डिसाइड्स द पेस ऑफ लर्निंग, अच्छा टीचर नहीं डिसाइड करता है, बच्चा डिसाइड करता है। जहां पर भी टीचर को एक सेंटर में रख दिया जाएगा ना, वो आंसर कभी सही नहीं होता है। उसके बाद से लिखा इट इज़ अ क्विक वे ऑफ लर्निंग, मतलब आप इसे एकदम झट से सीख जाओगे, फट से सीख जाओगे, 1 सेकंड में, 2 मिनट में, बिल्कुल भी नहीं। इंक्वायरी अप्रोच में काफ़ी समय लगता है, एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना है, एक स्टेप स्टेप फॉलो करने होते हैं उसमें। तो केवल ए एंड बी होगा। तो समझ गए, शिक्षिका अधिगम की गति को नहीं तय करती है, बच्चा खुद से तय करता है, और ना ही ये कोई जल्दी सीखने का तरीका, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब 65 पे देखिए, ये पेडागोजी सारे अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई ए स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करनी है। मान लीजिए आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, तो उससे रिलेटेड जो उद्देश्य होगा आप उसको पहचाने। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन है, ठीक है, इन्हीं चारों में से आपको बताना है। तो लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। हम यहाँ पर समाजीय विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये संस्कृति समझने के अलग अलग लोगों की बात क्या आ गई। हमको तो यहाँ पे देखना है ना कि इससे आधारित कौशल आधारित उद्देश्य क्या है, तो ये तो होगा नहीं। टू डिवेलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ मैप, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, जी हाँ ये सही है। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना ये एक स्किल हो सकता है ऑब्जेक्टिफाई ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है। तो ये नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप सोशल साइंस पढ़ाने के में अगर आपको मैप वगैरह ही बनाने नहीं आ रहा है तो ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। तीसरा लिखा है कि टू डिवेलप अ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, मतलब जो भी विविधता है, विभिन्नता है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करो। तो ये सोशल साइंस से रिलेटेड तो है नहीं। टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करो, ठीक है, ये भी नहीं। बेस्ट क्या है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य क्या है कि आप डिवेलप करो एन एबिलिटी टू ड्रॉ अ मैप। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 66, और फिर वही है एजर्शन एंड रीजन, तो ट्रेंड में है, आप जानते ही हो कि कितना प्रश्न पूछता है। पहला देखो लिखा है कि 1 मिनट, The disciplines that make up the social science are history, geography, political science and economics. विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ये बात सही है, ठीक है। आपको भी बताने कि सामाजिक विज्ञान में सब होता है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, पॉलिटी भी है। देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन्स, इसमें लिखा है कि इन सब में क्या है, इन तीनों विषयों में अंतः संबंध है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जी हाँ, बात एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। हम जाएंगे पहले के साथ। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 है। वाइल इवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन करते समय सोशल साइंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेगा। इसमें से बताओ इन चारों में से कौन सा प्रश्न जो है वो हमको उद्देश्य समझने में मदद करेगा। फाइल इवेल्युएटिंग सोशल साइंस, तो चलिए देखते हैं, और याद रखिएगा नीचे भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना है। व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज्ड इन द सिलेबस, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका करिकुलम जो है सिलेबस ही सही तरीके से नहीं है तो फिर हम वो तो बेनिफिशियल होगा नहीं। तो ये हमारा एकदम सही है। उसके बाद से लिखा है इज इट डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। पहली बात तो मानक वर्ड कहीं पर आ जाता है, स्टैंडर्ड वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो वो नेगेटिव होता है, कभी भी सही नहीं होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कि आपने एक सिलेबस फिक्स कर दिया है भाई एक जैसा, ऐसे कैसे, हर बच्चा अलग है। जरूरी नहीं है ना कि आपने कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के वो आपने पाठ्य पुस्तक को तैयार कर दिया है। तो क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है।
बी हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट आ चुका है। हाउ डिटेल इज द आउटलाइन ऑफ सिलेबस, मतलब कि पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो कितना डिटेल में है। ये क्या एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान ये हेल्पफुल होगा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो देखो ये हमने कैंसिल किया, आपको एलिमिनेट करते जाना है ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। तो अभी तक तो हमने ये दोनों काट दिया है। अब ये तो ठीक है कि हमको देखना है कि पाठ्यक्रम में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। दूसरा है कि व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज डिमांडेड ऑफ लर्नर और इन ईच ऑन ईच सोशल साइंस स्किल्स। ये कॉम्पिटेंस वर्ड ना बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव है। जिस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड नेगेटिव जाता है वहीं पर कॉम्पिटेंस एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एलिमिनेट करने में नेगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड काफ़ी हेल्प करता है पैडागोजी में। तो ये एकदम सही है क्योंकि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस तरह की सक्षमता अपेक्षित है ये जरूरी है। तो ए एंड डी कहाँ पे है, हाँ दूसरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा 68। देखिए पॉलिटी का प्रश्न है ये। तो 68 में देखो लिखा हुआ है कि भारत न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर वो कंट्रोल भी बनाए रखती है। आखिर में ऐसा क्यों, कितनी बार मैंने आपको बताया, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंस है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। यही एक रीज़न है कि भारत में जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है, तब भी वो सरकार के कामों पर भी कंट्रोल बनाती है। दूसरा होगा लिखा है कि न्यायपालिका भारत में सर्वोच्चता, ये इसका रीज़न नहीं है, स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं होती तो आपको क्या लगता है ये जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कैम हुआ उसके पहले आपने देखा होगा जो मेयर का चुनाव हुआ था, समझ सकते हो क्यों, तो इसमें हस्तक्षेप भी किया है। तो भारत में हमारी जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंस है, वो स्वतंत्र है, यही एक इसका रीजन है। तो 68 का 2। 69 देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है नहीं पे आप फोकस करना क्योंकि नहीं वाले प्रश्न ना बहुत जल्दी गलत होते हैं। तो इसमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले ये होता क्या है ये आपको समझना है। देखो कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ये हमारे ये मतलब इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, अधिगम का ही एक हमारा हिस्सा है जिसमें हम बच्चों का इस तरीके से मूल्यांकन करते हैं। और ये जो है ना बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। और यह विद्यार्थी की शैक्षिक मतलब कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक दोनों का, मतलब पढ़ाई में कितना अच्छे हो, स्पोर्ट्स में कितना अच्छे हो, म्यूजिक डांस सभी का आकलन करता है कि तभी इसका नाम है ना व्यापक मूल्यांकन है। ये हर एक उस पर फोकस करेगा। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, गलत है। मतलब कि केवल आप कितने नंबर लेकर आ रहे हो, क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं ना, इसी पे फोकस करता है। तो ये बात गलत है क्योंकि जो व्यापक मूल्यांकन है वो हर एक आपका कोलास्टिक मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों का आकलन करता है। तो ये तीनों सही है, नहीं पूछा था तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 देखते हैं और ये फिर से हमारा एक आ गया है डिटेल में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, फिर नीचे ऑप्शन, फिर दोबारा से ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेनी वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया एम्प्लॉय कैजुअल वर्क्स बिकॉज। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों, मतलब अस्थायी, परमानेंट नहीं, कैजुअली वर्कर्स को क्यों रखते हैं बताओ। तो देखो सबसे पहले तो कैजुअल वाले इसलिए रखते हैं, परमानेंट अगर आप रख दोगे तो भाई निकाल नहीं पाओगे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार आप उनको रख सकते हो, निकाल सकते हो, ये इसका रीजन है। दूसरा देखो, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अब मान लीजिए आपने परमानेंट रखा है तो आपको जो भी बीच में बोनस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीजें देनी होती हैं आप उसको भी बचा लेते हो, ये भी एक रीजन है। उसके बाद से देखो लिखा हुआ है कि अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करता है। जी हाँ, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना वो काफी लंबे समय तक विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम का बिना पैसा मांगे भी वो आराम से काम कर लेते हैं। कैजुअल वर्कर्स आर मोर हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू परमानेंट वंस। लिखा है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कि आप इसलिए रख रहे हो, नहीं भैया। जो लोग भी रखते हैं ना ये कैजुअल वर्कर्स को, उनका मेन रीजन यही होता है कि हम इनको रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, पैसे भी बचा लेंगे और लंबे समय तक ये काम भी करेंगे। अधिक परिश्रमी होते हैं तो भाई वो तो परमानेंट रख लेंगे ना, तो ये डी वाला तो नहीं होगा, ए बी सी।
कुछ लोग सोचेंगे ना कि सभी तो सही लग रहा है, तो वो चले जाएंगे इस ऑप्शन के साथ, तो फिर यहाँ पे आपका नंबर 0 हो जाएगा। अगला देखिए, और आपके साइड में आप कहाँ कहाँ से हैं, आप लोग बिलोंग करते हैं, प्लीज़ बताना, और कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि बहुत जगह बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, एक रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरो। एक दृढ़ का विकास करने के लिए एक सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगर्ची। तो इसका क्या होगा, आंसर बताइए। ये तो आसान है। ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन कराई हूँ, ये कई बार पूछा हुआ है, दोबारा से बता रही हूँ, और इस तरीके के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका वही है, डेमोक्रेसी। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए जो सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, अंधभक्त नहीं, जो अलर्ट हो, क्योंकि हम हर इंसान का एक एक वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये नहीं कि भाई देश तो हम क्यों जाएं वोट देने, या देश हमारा नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, तभी तो आप एक हमारे दृढ़ लोकतंत्र का विकास हो पाएगा ना, जब लोग जो है सतर्क होंगे। सो ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, फिर से हमारा एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। देखिए 72 में लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे सारे ऑप्शंस हैं। इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट मेंटेन्स अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, दिस मीन्स दैट। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य जो है ना, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, ठीक है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसका क्या अर्थ है, तो चलो देखते हैं। देखिए इसका पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि स्टेट कुड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये यहाँ पर एक चीज लिखी हुई कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जो मन में आए वैसे करें, नहीं भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये हो गया। उसके बाद से देखो लिखा हुआ है कि स्टेट एंड रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, मतलब राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं, ये एकदम गलत है। संविधान में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है। बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जहां जहां बी है उसको काट दो। ये भी गया, ये भी गया, 2 ऑप्शन बच गए हैं। ठीक है, उसके बाद से देखो लिखा हुआ है कि स्टेट एंड रिलीजन कांट ट्रांसग्रेस ईच अदर्स बाउंड्रीज, मतलब कि राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सैद्धांतिक दूरी क्यों बनाता है, भाई इसका मतलब पूछा है, ना कि ये पूछ रहा है कि किसका उल्लंघन करना है, ये तो गलत हो गया। राज्य और धर्म। दूसरी चीज यहाँ पर देखो लिखा है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को कंट्रोल करता है। जी हाँ, मान लीजिए कहीं पे दंगे हो रहे हैं, कुछ चीज ऐसी हो गई जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पर जो है स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स व्हेन नीड अराइजेस, जब जरूरत होगी तभी। ये बात भी सही है, तो इसमें हमारा ए और डी सही है। ठीक है, तीसरा तो 72 हो गया, 73 पे चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने देखा ना ऊपर धर्मनिरपेक्ष वर्ड आया है, ये क्या होता है। तो देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि धर्म से अलग होना, या जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है, मतलब कि जो राज्य है उसका कोई खुद का धार्मिक आधार नहीं है, वो धर्म से अलग है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति किसी भी धर्म के लिए अपने नैतिक मूल्यों का ऋणी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है, मतलब आप किसी भी धर्म को, विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दे सकते हो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है, बल्कि सभी को धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। मतलब बेसिकली देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष में ना आप किसी भी एक धर्म को ज्यादा संरक्षण नहीं दे सकते हो, ना ही किसी भी धर्म का विरोध करना है। सभी जितने भी धर्म हैं, जिनकी भी मान्यताएं हैं, जो भी विश्वास है, उनको पूरी आज़ादी है, वो मान सकते हैं। और कोई किसी धर्म को नहीं मानता है तो भी उसको पूरा सम्मान मिलेगा। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अगला देखो 73। और ये प्रश्न तो भाई पता नहीं कितनी बार पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर बार पूछता ही है। देखिए 73, 1 सेकेंड। ओपन बुक, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय से ओपन बुक कितना जो है होने लगा था, और क्वालिटी आप लोग 360 पे करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखेगा। तो इसमें लिखा है ना कि ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू अ मोर इन्वॉल्व इंगेजमेंट विद द टेक्स्ट बुक।
देखो इसमें लिखा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर फोकस करती है। तो जी हाँ, आपको भी पता है कि जब ओपन बुक्स नहीं है और साल में एक बार पेपर होगा तो एक तो मन में डर होता है, प्लस रटने पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ओपन बुक एग्जाम हुआ ही इसलिए कि ताकि बच्चे किताब को अच्छे से पढ़े, ना कि रटे। सही है। रीज़न है कि ओपन बुक एग्जाम्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। मतलब ये जो ओपन बुक्स एग्जाम है वो बच्चों का भार कम करती है, क्योंकि उनको परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ये एकदम गलत है। यहाँ पर इसका रीज़न ये होना चाहिए था ताकि ये बच्चों के अंदर से डर को ख़त्म करे और बच्चे उसको समझ पाएँ, इसीलिए हुआ था ओपन बुक। ये पूरा का पूरा गलत है, ना तो स्टेटमेंट ना ही एक्सप्लेनेशन सही है। ओनली ए इज़ ट्रू। ठीक है, चलो 74 पे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस कमेंट्स दैट यू हैव रिसीव सॉरी that you have received from your students in a class. Which questions reflects the students ability to critically look at the issue of poverty and inequality? यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और निम्न प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इसमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, मतलब आलोचनात्मक क्रिटिकली लुक को, ठीक है, उसको प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए सारे आंसर पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो ये एक प्रश्न हो सकता है गरीबी और असमानता का, क्योंकि अच्छी लग्जरी कार्स एंड भिखारी दोनों ही हमको ट्रैफिक सिग्नल पर देखने को मिलता है, और ये असमानता के मुद्दे पर इसको काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा लिखा है कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते। भाई हमको यहाँ पर जो है आलोचनात्मक और असमानता, यहाँ पर असमानता तो दिख ही नहीं रहा है, गरीब और अमीर की बात ही नहीं हुई, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, ये भी कोई असमानता के मुद्दे पर जो है ये प्रतिबिंबित नहीं करता है। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या वो उनको आलसी नहीं बना देगा, ये भी नहीं होगा। बेसिकली प्रश्न आपको समझना था, क्योंकि यहाँ पर ये है कि हमने एक प्रश्न अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से हमको प्राप्त हुआ है, मतलब अपने क्लास के स्टूडेंट से, और इसमें से कौन सा प्रश्न है जो कि विद्यार्थी के गरीबी के साथ साथ असमानता, इनको वो क्रिटिकली जो है प्रतिबिंबित करता है। वो पहला ही है कि क्यों जो लग्जरी कार्स एंड बैगर्स हैं दोनों ही हमको ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओनली वन। चलिए 75 देखिए। निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। डायग्नोस्टिक, मैंने पिछले टेस्ट में बताया था आपको, डायग्नोस्टिक निदान करना होता है, प्रॉब्लम पता चल गया तो आप उसका उपचार करेंगे। और विच मतलब इसमें हमको पता करना होता है, डायग्नोस करना होता है कि बच्चों को कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है इसका असंगत, मतलब असंगत को इररिलेवेंट बोल सकते हैं। हाँ, इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो चलिए 5 हैं, देखते हैं। पहला लिखा है कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो डायग्नोस्टिक होता है ना, ये हम क्लास में पढ़ाते समय करते हैं, ठीक है, तुलना करने में हम करते ही नहीं है। ये इसका एक असंगत चित्रण है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि पहले ही गलत लिखा है। ये जो हमारा डायग्नोस्टिक है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उस दौरान करेंगे और ये हमको मदद करेगा कि बच्चों को किस चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, और यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद दिया जाता है, ठीक है ना, रेमेडियल क्लासेस के बाद डायग्नोस्टिक। तो पहला ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आपको, या मैं नोट्स दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है, क्योंकि यह छात्रों को अधिगम और शिक्षा में सुधार करने में मदद करता है। छात्र के अधिगम के बारे में डिसीजंस लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का तरीका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों अर्थात शुरुआत में, चरण के दौरान और अंत में आयोजित की जाती है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्नोस्टिक, जिसमें हम छात्रों की शक्ति और कमजोरी के बारे में पता लगाते हैं, तो शिक्षक को डायग्नोस करना चाहिए।
नैदानिक आकलन शिक्षकों को सीखने की कठिनाई या सीखने वाले की समझ में कमी, मतलब उनके बारे में हमको पता चलता है कि आखिर में बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है कि जो शिक्षक ने नैदानिक मूल्यांकन के दौरान जो भी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को प्रदान किया है, उसी को बोलते हैं उपचारात्मक। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको एक विशेष विषय में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो इन अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और उसका उपचार प्रदान किया जाता है। इनके कुछ चरण हैं नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक के। पहला क्या, आपको बच्चों की पहचान करनी है जिसको मदद की ज़रूरत है। उसके बाद से हमको सीखने की कठिनाई का पता लगाना है। उसके बाद से आपको कारण ढूंढना है कि आखिर में इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से आप इनकी कठिनाई को दूर करेंगे। तो ये होता है हमारा नैदानिक परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ से हर बार प्रश्न पूछता है और यह आसान सा प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर समाज विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थी से परिचय कराना चाहिए, मतलब कि आपको सामाजिक विज्ञान बच्चों को किस क्लास में पढ़ाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए लिखा है प्राथमिक में तो होता ही नहीं है, आपको पता ही है, और ना ही माध्यमिक, मतलब कब से आपको इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम बच्चों को अपर प्राइमरी से मतलब क्लास 6 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर। और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, अपर प्राइमरी स्टेज, एट दिस स्टेज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ सोशल साइंस ड्राइंग देयर कंटेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स विल बी इंट्रोड्यूस, मतलब अपर प्राइमरी स्टेज से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, ना कि प्राइमरी से। तो दूसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्स, स्रोत के बारे में क्या सही है बताइए। तो पहला लिखा है कि दे आर मोर कॉन्क्रीट इन नेचर, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। जी हाँ। दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब वो सभी ऐतिहासिक हैं। नहीं भाई, ये तो सभी के सभी ऐतिहासिक प्रकृति के कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत होगा। दे आर ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स। और सोर्स के बारे में मैंने पिछले संडे को भी आपको डिटेल में बताया था कि इसमें क्या होता है ना कि विटनेस, आई विटनेस होती है, मतलब कि व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं सोर्स। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो कॉन्क्रीट होते हैं और आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स भी इंक्लूड होता है। सो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्रोत जो होता है ना, वो किसी भी समय या घटना का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों या चीज़ों द्वारा बनाए गए थे जो उस समय या घटना के समय मौजूद थे। ये स्रोत जो है मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं और इन्हें व्याख्या द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। पर प्रारूप की परवाह किए बिना प्राथमिक स्रोत जो है मूल सामग्री में है। तो कुल मिलाकर ना इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जो सोर्सेज होते हैं उसमें आपको आई विटनेस ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ये कॉन्क्रीट होते हैं नेचर में, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया हमारा 77 का फर्स्ट। चलो अब 78 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज विल हेल्प स्टूडेंट्स क्रिटिकली लुक एट द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो ये जो है नीचे ABC, ये कक्षा गतिविधि हैं, और जो कि विद्यार्थियों में जो समाज में जो मीडिया की भूमिका है ना, उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे बच्चे। ठीक है, क्रिटिकली तरीके से। तो चलो देखते हैं 78 का। पहला लिखा हुआ है, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है। और ये प्रश्न है जो कि आपने क्लास में ऐसे पूछा हुआ है, और वह ऐसा क्या क्यों करेगी, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में डिस्कशन करवाओ। तो क्या हम समाज में मीडिया की भूमिका को दिखाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं। तो जी हाँ, ये सही है। दूसरा देखो लिखा हुआ है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के, मतलब बोलो कि भाई तुम अलग अलग न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर उनके तुलना करने को कहना। तो क्या ये हम कर सकते हैं बताइए। तो जी हाँ, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे में कुछ डिफरेंट मिलेगी। तो ये भी सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर जो खबर आई है ना, बोलो कि भाई इसको कलेक्ट करो, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि हमको बच्चों को सोशल मीडिया में इंगेज नहीं करना है। ठीक है, देख ही सकते हो क्या हाल चल रहा है सोशल मीडिया का। तो ओनली A एंड B।
देखिए, हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे। तो आलोचनात्मक चिंतन नई या अपरिचित स्थिति, विचार और मतों के लिए तर्क मतलब रीजनिंग आप लगा सकते हैं। और इसका एनालिसिस करने की इसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और व्याख्या की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79। निम्न में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट, मतलब ट्री चार्ट आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ अगर मैंने लगाया होगा, ये रहा ट्री चार्ट। इससे क्या होता है ना कि बहुत आसानी हो जाती है याद करने में। अब मान लो कोई ऐसे पोथा लिख दिया है पूरा लाइन बाय लाइन, उसमें याद नहीं होगा, बट किसी भी टॉपिक्स को आप ऐसे डिवाइड करके, यही तो होता है ट्री चार्ट। रबी, खरीफ, जैद, आपने इस तरीके से फोटोज बना दिया, आपको तुरंत ऐसे पॉइंट्स में सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये होता है ट्री चार्ट, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपको याद करने में, समझने में। तो देखिए, तो निम्न में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, ये पूछ रहा है। तो पहला लिखा है कि शासक के शासन काल का सार देने के लिए एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन को, क्रोनोलॉजी को आप अच्छे से दिखा सकते हैं, समझ में भी आएगा। तो ये सही है। और आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि इनके लिए नहीं। देखो यहाँ पर आपसे जब पूछा है ना कि किस विषय के लिए शिक्षण के लिए ट्री चार्ट, तो ट्री चार्ट जरूरी किस में है। मान लीजिए आप कोई भी ऐतिहासिक घटना है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे रिलेटेड कब हुआ था, युद्ध क्या है, क्रांति क्या है, क्या सामाजिक आंदोलन थे, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है इस तरीके की चीज़ें। सो ऑप्शन नंबर 2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब विभाजित कर देंगे तो आपको चीज़ों को समझने में भी आसानी मिलेगी। ठीक है, और ये रहा हमारा ट्री चार्ट, ये देखिए, इसी को बोलते हैं। एंड ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी, और लाइक्स करके ही जाना, क्योंकि बहुत ही गर्मी में शूट करना पड़ता है, आप भी जानते हो। निम्न में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी। समावेशी कई बार पूछता है। समावेशी का मतलब होता है कि आप एक क्लास में बिना किसी भेदभाव के हर तरीके के बच्चे को एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका समाधान भी करते हो। तो लिखा हुआ है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को प्रदर्शन करना। जी हाँ, ये समावेशी है कि आप अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कहानी, उनके तस्वीर आप दिखा रहे हो। तो इस तरीके से ना आप हर एक पोर्शन को जो है इंक्लूड कर रहे हो। केवल वाले वर्ड कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। केवल समाज के प्रभुत्व, मतलब डोमिनेंट जो होते हैं केवल आप उनको दिखाएं, गलत है। बस आसपास के जो उदाहरण है ना भाई, उससे बच लो, ये तो एकदम ही गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक से उत्तर देने के लिए मोटिवेट करो, ये भी गलत है। केवल वाला जो है आंसर कभी सही नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, और आज के कुछ क्वेश्चंस का हमने टेस्ट लिया है। बाकी मिलते हैं 5 बजे। बीपीएससी जीएस का भी टेस्ट है आज। तो इस तरीके से आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, आपको बहुत ही हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।